नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ राजनीति के विभिन्न रूपों का किस तरीके से वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है, उस पर बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अब तक के राजनीति के संदर्भ में जो हमने अध्ययन किए हैं, उन अध्ययनों में हमने पाया है कि यह राष्ट्रीय हितों की साधना के लिए किए जाने वाला शांतिपूर्ण प्रयास है और इस प्रकार के जो कार्य हैं वो बहुत लंबे समय से राष्ट्रों के बीच होते रहे हैं। राजनीति के बारे में ये माना जाता है कि राजनीति जो है वो इसका सदुपयोग करके किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। राजनीति के कई सारे रूप हैं और ये मैंने बताने का प्रयास किया है। कुछ रूप आपके सामने रखे हुए हैं: पुराना राजनीति, नया राजनीति, प्रजातंत्रात्मक राजनीति, संसदीय राजनीति, शिखर राजनीति, सम्मेलनीय राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति, सर्वाधिकारवादी राजनीति, खुला राजनीति बनाम गुप्त राजनीति, दुकानदार जैसा राजनीति बनाम यौद्धिक राजनीति, प्रचार राजनीति, सम्मेलन राजनीति, युद्ध के बाद जो राजनीति होते हैं उसके भी कई सारे रूप हैं: सांस्कृतिक राजनीति, युद्धपोत राजनीति, सहायता का राजनीति। राजनीति के कई सारे रूप हैं और इनका समय और परिस्थितियों के अनुरूप उपयोग किया जाता है। इनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, इनके अलग अलग गुण हैं, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इन पर हम बात करेंगे। आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ प्रजातंत्रात्मक राजनीति। प्रजातंत्रात्मक राजनीति जो है वो प्रजातांत्रिक विकास के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम संप्रभुता जनता में निहित होती है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन होता है। जनता के प्रतिनिधि जो है शासन का संचालन करते हैं और उनके द्वारा विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। विदेश नीति के संचालन के लिए, विदेश नीति की क्रियाशीलता के लिए प्रजातंत्रात्मक देशों में राजदूतों की नियुक्ति होती है और वो राजदूत मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंततः और प्रत्यक्षतः राजदूतों की जो भूमिका है वो अपने विदेश नीति के संचालक विदेश मंत्री के प्रति वो ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। विदेश मंत्री जो है वो जन इच्छा का ख्याल रखते हुए राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करता है। प्रोफेसर निकलसन ने प्रजातंत्रात्मक राजनीति के बारे में कुछ लिखा है, कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्रात्मक राजनीति में उत्तरदायित्व के एक क्रम का बड़े सुंदर ढंग से उपयोग होता है। उनका ये मानना है
कि राजनयिक सेवा एक नागरिक सेवा की शाखा होती है और उसे राजनीति से दूर रखा जाता है। राजनयिक प्रतिनिधि सरकार के आदेशों का अक्षर से पालन करते हैं। अपने अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर वे अनेक बार सरकार को परामर्श देते हैं तथा उसे कठिनाइयों से अवगत कराते हैं, किंतु यदि उनका मत स्वीकार न किया जाए तो भी उनका कर्तव्य है कि वे मंत्रियों के आदेशों का निर्विरोध पालन करें। यानी जो राजनयिक होता है वो सरकार को परामर्श देता है और उस परामर्श के आधार पर वो राष्ट्रीय हितों को साधने में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराता है। यदि उनकी बात को माना भी ना जाए या उनकी बात को स्वीकार नहीं किया जाए, मान्यता नहीं दी जाए तो भी वो स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें अपने जो मंत्री हैं उनके आदेशों की, उनके निर्देशों की पालना करनी पड़ती है। यानी कई बार यदि राजनयिक किसी बात को अपने विदेश मंत्री के समक्ष उपस्थित करता है, विदेश मंत्री उस बात से सहमत नहीं होता, तो राजनयिक का जो विश्लेषण है, राजनयिक का जो आकलन है, राजनयिक की जो सूझबूझ है वो इतनी महत्व की नहीं रह जाती, अपितु उस विदेश मंत्री का दृष्टिकोण, उस विदेश मंत्री की सोच महत्वपूर्ण होती है और वो उस पर वास्तविक निर्णय लेता है। तो प्रजातंत्रात्मक राजनय में एक तरीके से राजनयिक जो है वो विदेश मंत्री के नियंत्रण में रहते हैं और उनके अनुसार वो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। ये शब्द जो है वो 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी प्रजातंत्र का युग रहा है और अधिकांश देशों में शासन व्यवस्था जो है प्रजातंत्रात्मक स्थापित हुई और जाहिर सी बात है जब शासन व्यवस्था का स्वरूप प्रजातंत्रात्मक है तो राजनीतिक प्रजातंत्रात्मक ही होगी। तो इस प्रकार के राजनीति में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे इसके गुण हैं, बहुत सारे इसके दोष हैं, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो दोष प्रजातंत्रात्मक शासन में पाए जाते हैं, बहुत सारे वैसे ही दोष जो है प्रजातंत्रात्मक राजनीति में भी अंतर्निहित होते हैं और बहुत सारी विशेषताएं जो प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में होती है वैसी ही विशेषताएं जो है राजनीति में पाई जाती हैं। आइए प्रजातंत्रात्मक राजनीति में पाई जाने वाली विशेषताओं पर थोड़ा सा बात करें, चर्चा करें। प्रजातंत्रात्मक राजनीति में जो पहली विशेषता सामने आती है वह यह है कि एक राजनयिक को शासक की रुचि एवं जनता की रुचि व जनहित का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि राजनयिक जब दूसरे देशों से कोई संधि वार्ता करता है, कोई समझौता करने के लिए वो अग्रसर होता है तो उसे इन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। उसे एक तरफ अपने शासक की रुचि का ख्याल रखना पड़ता है तो दूसरी तरफ उसे जनता की रुचि और जनहित का भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी वो इन दो के आधार पर अपनी वार्ता, अपनी संधि और समझौते का काम करता है। दूसरा है राजनीतिक स्तर पर की जाने वाली संधियों एवं समझौतों से सामान्य जनता को परिचित रखा जाता है, जनता की राय को भी महत्व दिया जाता है। प्रजातंत्रात्मक राजनीति की एक खूबसूरती, एक विशेषता यह भी है कि इसमें जनता जो है, जो राजनयिकों के द्वारा जो संधि समझौते किए जा रहे हैं उससे परिचित रहती है और वह अपनी राय प्रकट कर सकती है,
उसके बारे में अपने सुझाव रख सकती है। तो इस प्रकार के राजनय में जनता को एक तरीके से अनभिज्ञ नहीं रखा जाता। उसे जानकारी होती है, उसे पता होता है कि राजनयिक किस देश से किस प्रकार की क्या वार्ता कर रहा है, उसके क्या प्रभाव होंगे, उसके अनुसार राष्ट्रीय हितों की साधना कैसे होगी। तो यहाँ पर एक तरीके से खुली हुई एक योजना होती है राजनयिक की, और उसे जनता तक वो बातें बतानी पड़ती है, जनता को समझाना पड़ता है। इस प्रकार के राजनयिक की जो तीसरी विशेषता है वह ये है कि इसमें जन समुदाय जो है वो विदेशों से की गई संधियों एवं समझौतों के लिए कोई विरोध कर सकते हैं, उनके खिलाफ भाषण दे सकते हैं, कोई आंदोलन चला सकते हैं, जुलूसों का आयोजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रजातंत्रात्मक राजनय में जनता को यह भी अधिकार होता है कि वो की गई संधि और समझौतों के समर्थन में भी वो अपना कोई आंदोलन कर सकें, अपनी कोई बात रख सकें। तो इस प्रकार से संसदीय प्रजातंत्रात्मक राजनय में जनता को ये अधिकार मिले हुए होते हैं। प्रजातंत्रात्मक राजनय में एक अन्य विशेषता पाई जाती है कि इस प्रकार के राजनय में कई सारे तत्व उसको प्रभावित करते हैं। जैसे मीडिया है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को स्वतंत्रता मिली हुई होती है। तो भाषण की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए जनता अपनी राय प्रकट कर सकती है। विपक्षी दल इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की कमियों को, खामियों को जनता के समक्ष रखता है, आलोचनाएं करता है। और साथ ही साथ प्रजातंत्रात्मक राजनय में प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, उसका जो करिश्मा है, उसका जो करिश्माई नेतृत्व है, वो प्रजातंत्रात्मक राजनय को प्रभावित करता है। विदेश मंत्री की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो राजनय की जो स्थिति है वो इन सब चीज़ों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के राजनय में संधि और समझौते गुप्त रूप से नहीं हो सकते। इसमें खुली संधियों का समर्थन किया जाता है और गुप्त संधियां या समझौते जो हैं वो प्रजातंत्रात्मक राजनय में स्वीकार नहीं होते। अमेरिका में तो एक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो संधि और समझौते किए जाते हैं वो समझौते जब तक सीनेट के द्वारा अनुसमर्थित नहीं हो जाते तब तक वो लागू ही नहीं हो सकते। यानी कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी सीनेट में, प्रथम सदन सीनेट में उन संधि और समझौतों पर व्यापक विचार विमर्श होता है, बहस होती है, और उस बहस के बाद ही उन संधि और समझौतों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। तो प्रजातंत्रात्मक राजनय एक तरीके से खुला राजनय है जिसमें जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो अपनी पूरी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान को उस संधि के में देख सकते हैं, उस ज्ञान के आधार पर उस संधि का आकलन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्रसंघ बना, वह राष्ट्रसंघ के निर्माण में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी, परंतु सीनेट के द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण अमेरिका जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया। तो प्रजातंत्रात्मक राजनय में एक खुलापन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें प्रजातंत्रात्मक राजनय के गुण क्या हैं, तो इसमें पहला गुण है, इसमें संधियां खुले रूप में होती हैं।
जैसा भी हमने पहले आपको बताया कि प्रजातंत्रात्मक राजनय एकदम खुला हुआ है। इसमें गुप्त संधियों की जगह खुली जो संधि और समझौते हैं उनको महत्व दिया जाता है। दूसरी बात है गुण के हिसाब से सुविदित जनता, यानी कि प्रजातंत्रात्मक राजनय में जनता को विदेश नीति का पूरा ज्ञान रहता है और इसी के अनुरूप विदेश नीति का क्रियान्वयन संभव हो पाता है, इसी के अनुरूप संधियां हो पाती हैं। और इस प्रकार के राजनय में जनता चूँकि संपूर्ण जानकारी रखती है, अतः वह आवश्यक सुधार एवं संशोधन भी प्रस्तुत कर सकती है और इस प्रकार के सुधार और संशोधन के आधार पर ही संधियां जो है लागू होती हैं। नेक्स्ट है प्रेस की भूमिका। इस प्रकार के राजनय में प्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रेस जो है वो सशक्त जनमत का निर्माण करता है, साथ ही वह अनुत्तरदायी राजनेताओं को नियंत्रण में रखता है। तो प्रेस जो है वो प्रजातंत्रात्मक राजनय में एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। नेक्स्ट है विदेश नीति का जो संचालन है वो संचालन एक तरीके से योग्य और कुशल व्यक्तियों के माध्यम से होता है, क्योंकि विदेश सेवा के लिए योग्यता के आधार पर भर्तियां की जाती हैं और जो लोग विदेश नीति के लिए काम करते हैं वो कुशल होते हैं, योग्य होते हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से विदेश सेवा में नहीं आते, अपितु अपनी व्यक्तिगत योग्यता के बल पर परीक्षा के माध्यम से वो चयनित होते हैं। तो उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं और उस गुण के आधार पर वो अपनी विदेश सेवा का काम करते हैं। इस प्रकार के राजनय का एक और गुण पाया जाता है कि इसमें विश्व शांति जो है वो सुदृढ़ होती है, क्योंकि इसमें गुप्त षड्यंत्र, घात प्रतिघात जैसी जो स्थितियां हैं उसका कोई स्थान नहीं होता और सब कुछ खुले में होता है। सबको पता होता है कि किस राष्ट्र का किस राष्ट्र से किस प्रकार का संबंध विकसित हो रहा है। इसमें एक अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना नहीं होती है। तो इस प्रकार के राजनय के गुणों के बारे में विद्वान ये कहते हैं कि यह विश्व शांति को सुदृढ़ करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व में वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। तो प्रजातंत्रात्मक राजनय में चूँकि गुप्त संधियाँ, गुप्त समझौते स्वीकार ही नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूलभूत उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की इस राजनय में पूर्ति होती है और इस प्रकार से राष्ट्र संघ के महत्व में एक तरीके से वृद्धि होती है और महासभा का जो प्रभाव है, महत्व जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। कुछ इसके दोष भी हैं, विद्वान इसको पूरी तरह सही नहीं मानते, इसमें कुछ कमियां भी हैं। प्रजातंत्रात्मक राजनय की जो सबसे बड़ी कमी है वह है अनुत्तरदायित्व की बात। अनुत्तरदायित्व की बात कैसे इसमें आती है? देखिए कि प्रजातंत्रात्मक राजनय में जैसा कि हम जानते हैं संधियों को लागू करवाना इसलिए चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि ये काम जो है वो एक तरीके से किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है और चूँकि जनता इसमें निर्णायक होती है, तो जनता जब तक उस बात को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लेती तब तक संधियों को लागू करवाया जाना संभव नहीं होता। विदेश नीति जो है नियंत्रित रहती है, क्योंकि जनता का अंतिम सत्ता किस में निहित है? जनता में निहित है। तो जनता में निहित होने के कारण स्वतंत्र विदेश नीति का
अनुसरण बगैर जनता के की सहमति के किया जाना संभव नहीं है। साथ ही साथ जनता को आलोचना करने का अधिकार होता है और उस आलोचना के बल पर संधियों की उपयोगिता, संधियों की उपादेयता जो है वो कई बार बदल जाती है। जनता के द्वारा आलोचना करने का मतलब है कि विपक्षियों के द्वारा की जाने वाली आलोचना। विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की आलोचना ही करता है और इस प्रकार की आलोचना का प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है। सामान्यतः जनता जो है उत्तरदायित्व के प्रति अनभिज्ञ रहती है और उस अनभिज्ञता के कारण कोई ये तय नहीं कर पाता कि संधि और समझौतों को किस रूप में लागू किया जाना चाहिए। संधि और समझौते सही रूप में लागू ही नहीं हो पाते। नेक्स्ट है जनता की अज्ञानता। देखिए, इस प्रकार के राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आलस्यपूर्ण तथा उदासीनता का भाव इसमें हमेशा निहित रहता है, क्योंकि जनता जो है हर बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पाती है। जनता भावावेश में, उत्तेजनाओं में की जाने वाली संधियों का आकलन करती है और इस प्रकार के स्थिति में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर बड़ी आसानी से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। विदेशी मामलों पर आलोचनाएं होती हैं और उस आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप जो संधि और समझौते के अनुकूल परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पाते। विदेश नीति के सभी पहलुओं को, विदेश नीति के सभी पक्षों को जनता पूर्णतः समझ ही पाए ऐसा संभव नहीं है, कि ये विशेषज्ञों का काम है और विशेषज्ञ उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। परंतु यहाँ जनतंत्रात्मक राजनीति में क्या होता है कि जनता को अंतिम अधिकार दिया हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में संधि और समझौते पे एक राष्ट्रीय राय बना पाना आसान नहीं हो पाता। इसलिए इस प्रकार के राजनीति को दोषपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है विलंब। इस राजनीति की एक सबसे बड़ी कमी ये बताई जाती है कि ये इसमें जो निर्णय हैं वो शीघ्रता से नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जब तक संसद अपनी स्वीकृति नहीं दे देती है तब तक संधि और समझौतों को लागू करना आसान नहीं होता और इसका दुष्परिणाम जो है वो समूचे देश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि कई बार बहुत आवश्यक परिस्थितियाँ, आपातकालीन परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है और उनमें संधि और समझौतों को तुरंत लागू करवाना जरूरी होता है। परंतु चूँकि प्रजातंत्रात्मक राजनीति में ये व्यवस्था होती है कि संसद की या व्यवस्थापिका की अनुमति के बगैर कोई समझौता या संधि लागू नहीं हो सकती, तो उसमें बहुत विलम्ब लग जाता है और कई बार राष्ट्रीय हितों की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती। इस बात को निकलसन कहते हैं कि एक शक्तिशाली राजा या तानाशाह को किसी नीति के निर्माण और क्रियान्विति में केवल कुछ घंटे लगेंगे, किंतु एक प्रजातांत्रिक सरकार को उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि उसका जनमत उसके निष्कर्षों को पचा न ले। यानी कि जनता को पूरी तरीके से जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो निर्णय लागू होगा ही नहीं। और फिर जब संसद में बहस होती है तो पूरी छानबीन की जाती है, गैर जरूरी वक्तव्य भी जारी हो जाते हैं, उन पर बहस होती है क्योंकि कई बार अनावश्यक भी होती है। तो ऐसी स्थिति में निर्णय जो है शीघ्रता से नहीं लिए जा सकते। नेक्स्ट है अनिश्चितता। इस प्रकार के राजनीति में एक और कमी विद्वानों के द्वारा बताई जाती है कि इसमें अस्पष्टता और परिवर्तनशीलता पाई जाती है। राजनीतिक ऐसी नीति अपनाते हैं जिनके वे आवश्यकता अनुसार उल्टा सीधा अर्थ भी लगा सकें। प्रजातांत्रिक सरकारों को जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ कहना पड़ता है। राष्ट्रीय हित की
रक्षा के लिए कुछ तथा अन्य राज्यों को मैत्री प्राप्त करने के लिए पूर्णतः भिन्न बात कहनी होती है। इन सब भिन्नताओं से को मिटाने के लिए समय समय पर नीति की विरोधी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं, जिसके फलस्वरूप राज्यों के बीच अविश्वास पनपता है। राजनयिक की भाषा अनिश्चित, अस्पष्ट, निरर्थक और अविश्वसनीय बन जाती है। उनके द्वारा ऊंचे ऊंचे आदर्श की बात की जाती है, इनका व्यवहार में कोई महत्व ही नहीं होता। तात्पर्य ये है कि प्रजातंत्रात्मक राजनय जो है वह अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और इस अनिश्चितता के कारण संधि और समझौते के अनुकूल और त्वरित लाभ राष्ट्र को प्राप्त नहीं हो पाते। नेक्स्ट है प्रकाशन का दुरुपयोग। इस प्रकार के राजनय में एक और कमी और खामी पाई जाती है, वह ये है कि सरकारें जो हैं वो सदैव अपने द्वारा किए हुए कार्यों को उचित ठहराने के लिए प्रकाशन कार्य पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। यह उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि जनमत सदैव जो है उसके द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन करे और उस समर्थन की लालसा में उस समर्थन की अपेक्षा में सरकारें क्या करती हैं कि विज्ञापनों एवं मुख्य समाचारों में प्राथमिकता के माध्यम से यह मुखपत्र और पत्रिकाओं पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा दूसरा काम वह क्या करती है कि जो विदेश मंत्रालय होता है, उस विदेश मंत्रालय का अपना एक सूचना तंत्र एवं प्रसारण तंत्र होता है और वह प्रसारण तंत्र सदैव जनमत के समक्ष या जनता के समक्ष जो है वो एक अनुकूल बातें ही प्रस्तुत करता है। और जब वो ऐसी अनुकूल बातें करता है तो कई बार कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए सरकारी नीतियों की आलोचना भी करने लग जाते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव जनता पर पड़ता है कि वो उन नीतियों के बारे में एक स्पष्ट राय नहीं बना पाती हैं, जिससे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिज्ञों की विदेश यात्राएं। देखिए, प्रजातंत्रात्मक राजनय की एक कमी यह भी है कि इसका जो संचालन है वो संचालन प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजदूत, विदेश सचिव या अन्य मंत्रियों के माध्यम से होता है और प्राय दूसरे देशों की यात्राओं पर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जाते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार है कि जब दूसरे देश से कोई राष्ट्र प्रमुख या विदेश सचिव या विदेश मंत्री आता है तो उसका बहुत धूमधाम से आदर सत्कार होता है, उसका स्वागत होता है और उस स्वागत से अभिभूत होकर ये जनप्रतिनिधि जो हैं वो जो अपनी राष्ट्रीय हित की जो नीति है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। वो भाव विभोर होकर, वो भावनाओं में बहकर संबंधित जो राष्ट्र हैं उनके प्रति एक राय बना लेते हैं और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती ही हो, क्योंकि वो उस प्रकार के आदर सत्कार में वो खो जाते हैं कि उनकी भावनाओं का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। वो विवेक को तरजीह नहीं देते। उन्हें ये पता नहीं होता कि राष्ट्रीय हित के लिए उन्हें अपनी भावनाओं की जगह अपने विवेक को दृष्टिगत रखना चाहिए। और देखिए, दरअसल ये जो
राजनय है, ये राजनय क्या है? राजनय समझौता करने की कला है, जिसमें एक राजनयिक अपने पूरी कला के माध्यम से दूसरे देशों से वो चीज़ें मनवा ले जो सामान्यतः वो मानने को तैयार नहीं होता हो, परंतु यहाँ उल्टा हो जाता है। एक राष्ट्र प्रमुख अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे देश में जाता है और वहाँ वो उनके लिए ही, उनके अनुकूल ही घोषणाएं कर जाता है, उन्हें ही व्यापक मात्रा में आर्थिक सहयोग की घोषणा कर देता है, उनके लिए कोई विशेष प्रकार का समर्थन दे देता है। क्योंकि कोई भी देश यह नहीं चाहता, कोई भी राष्ट्र प्रमुख ये नहीं चाहता कि उसके संबंध दूसरे देश से कटुतापूर्ण हो। तो संबंधों को मधुर बनाने के लिए कई बार राष्ट्रीय हितों को जो है थोड़ा सा संकुचित करने का मानस भी इन राजनीतिज्ञों का बन जाता है। तो ये एक तरीके से घातक स्थिति है। तो ये एक उसका दोष है। इसके अलावा जो अन्य दोष है वह खर्चीली व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। राजनय के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा व्यय होता है और संधियों के संपादन में भी काफ़ी व्यय होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को, इस प्रकार के राजनय को बहुत ज़्यादा खर्चीली व्यवस्था के रूप में भी इसकी आलोचना की जाती है।